नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके बीए फाइनल ईयर इतिहास में इतिहास भाग द्वितीय, जो आपके इतिहास के फाइनल में 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में आपकी भारत का आधुनिक इतिहास आता है, जिसका हमने आज से पहले के जो वीडियो है उनमें अध्ययन किया है। और आज हमारे सामने इतिहास के दूसरे पेपर, जिसमें आपके राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, ये आपके टॉपिक है किताब में। तो आज हम इसका अध्ययन है वो करेंगे, अर्थात फाइनल ईयर में भाग 2, इतिहास भाग 2 का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें तमाम राजस्थान से जुड़ा हुआ इतिहास व संस्कृति है। तो देखिए, इसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे कि राजस्थान के इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से, क्योंकि हमारा इतिहास किससे जाना जाता है? स्रोतों से जाना जाता है। और स्रोतों को जानने के लिए हमें उन स्रोतों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो देखिए, पुरातत्वविद व इतिहासकारों ने इतिहास को जानने के लिए स्रोतों को कई भागों में बांटा है, जो निम्नलिखित हैं, जैसे पुरातात्विक स्रोत, पुरालेखीय स्रोत, ऐतिहासिक साहित्य, और इसके अलावा स्थापत्य और चित्रकला आदि के रूप में इनको विभाजित है वो किया है। तो हम सबसे पहले पुरातात्विक स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि जब लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था और जब किसी लिखित विवरण की जानकारी नहीं मिलती थी, तो ऐसे समय में इतिहास जानने के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं। तो देखिए, पुरातात्विक स्रोत या सामग्री से हमारा अभिप्राय खोजों और उत्खनन से मिलने वाली सामग्री से है, जिसके अध्ययन से ऐतिहासिक कालक्रम के निर्धारण में सहायता मिलती है। यानी पुरातात्विक जो स्रोत हैं, इनके माध्यम से हमें ऐतिहासिक स्रोत जानने में जानकारी प्राप्त होती है। इस सामग्री की सहायता से हम धार्मिक विश्वास, पूजा पद्धति, सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसा था, उसके बारे में हम अध्ययन है वो कर सकते हैं। ऐतिहासिक युग की सामग्री में मृद भांडों का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बने हुए बर्तन, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मृद भांड। आहड़, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर जैसी कई सभ्यताएं जो राजस्थान में मिली है, इन सभ्यताओं से बड़ी संख्या में मृद भांड प्राप्त हुए हैं। आहड़ के उत्खनन में मृद भांड से संबंधित सामग्री अत्यधिक मात्रा में मिली है। आहड़ से जो मृद भांड की सामग्री है वो बड़ी संख्या में मिली है। आहड़ का कुंभकार इस बात में निपुण दिखाई देता है कि बिना चित्रांकन के भी
मिट्टी के बर्तन सुंदर बनाए जा सकते हैं, काट कर, छील कर तथा उबार कर इन मृद भांडों को आकर्षक बनाया जाता था। बागोर के उत्खनन में मृद भांडों का रंग मटमैला है और वे कुछ मोटे और जल्दी टूटने वाले हैं। इन मृद भांडों में अलंकरण का अभाव है। हनुमानगढ़ के निकट रंगमहल की खुदाई से प्राप्त मृद भांड कुछ छोटे और खुरदरे हैं और इनमें क्रमशः दृढ़ता और चिकनापन तथा अलंकरण एवं बढ़ता गया है। यहाँ के मृद भांड विशेषतः लाल या गुलाबी रंग के हैं और यहाँ से प्राप्त होने वाले मृद भांडों का संबंध ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा काल तक के अन्य स्थानों के भांडों से जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न पुरातात्विक सामग्री के रूप में हमें मिट्टी की मूर्तियाँ, आभूषण आदि प्राप्त हुए हैं, सिक्के प्राप्त हुए हैं, मणके प्राप्त हुए हैं, ईंटें प्राप्त हुई हैं। तो ये सब हमें उस समय की पुरातात्विक सामग्री के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, उसकी सभ्यता की जानकारी देते हैं। इसके अलावा कई स्थानों से अनाज एकत्रित करने के कोठे, गोदाम प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह मान सकते हैं कि उस समय में भी लोगों के द्वारा इन सब का उपयोग किया जाता था और इन सब के माध्यम से इतिहास का कालक्रम व क्रियाकलापों को जानने में मदद मिलती है। अब इसमें दूसरा महत्वपूर्ण है पुरालेखीय स्रोत। पुरालेखीय स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है और राजस्थान के इतिहास में पुरातात्विक स्रोतों के साथ साथ पुरालेखीय स्रोतों का भी महत्वपूर्ण योगदान है वो रहा है। राजस्थान के विविध क्षेत्रों में कई शिलालेख अथवा पुरालेख प्राप्त हुए हैं और ये शिलालेख पत्थर पर या भवनों में, गुफाओं में, बावड़ियों पर, तालाबों में या विभिन्न स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। कई शिलालेख पत्थर पर भी मिले हैं और कई हमें ताम्र अभिलेख भी ये प्राप्त हुए हैं, जो तांबे के पत्तों पर, तांबे को एक पत्ते का आकार देते हुए उस पर उस संबंध की जानकारी को वर्णन किया गया है। अब हम इन पुरालेखीय स्रोतों में सबसे पहला अध्ययन करेंगे बिजोलिया का शिलालेख। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी इसके बारे में छोटा प्रश्न कई बार पूछा गया है, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो चाहे आपका फाइनल ईयर का एग्जाम। तो देखिए, बिजोलिया आपको पता ही है किसके लिए प्रसिद्ध है, किसान आंदोलन के लिए। और बिजोलिया का नाम आते ही हम समझ सकते हैं ये ऊपरमाल क्षेत्र है और बिजोलिया आया हुआ है वर्तमान में भीलवाड़ा। तो बिजोलिया का जो शिलालेख है ये इतिहास की पृष्ठभूमि जानने में महत्वपूर्ण लेख माना जाता है। बिजोलिया गांव के समीप पार्श्वनाथ मंदिर के समीप ही एक चट्टान उत्कीर्ण है। लेख संस्कृत भाषा में है। इसमें अजमेर के चौहान वंश की जानकारी मिलती है और इस लेख में बताया गया है चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। इस लेख में कई राजस्थान के स्थानों के प्राचीन नाम मिलते हैं, जैसे जालौर का जाबालीपुर नाम मिलता है, सांबर का शाकंभरी नाम मिलता है,
भीनमाल का श्रीमाल नाम मिलता है। इसके अलावा इस लेख में जानकारी मिलती है कि 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना की थी और इसी लेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। यह लेख संस्कृत भाषा में लिखा गया था। दूसरा है नेमिनाथ आबू के मंदिर की प्रशस्ति। आपने सुना होगा, कभी माउंट आबू घूमने गए हो तो वहां पर देलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर, जिनमें विमल वसई मंदिर है, लूण वसई मंदिर है, ये प्राचीन काल के बने हुए हैं, जिनमें जैन धर्म के तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। और इन मंदिरों की तक्षण कला इतनी अच्छी है कि इनको देखकर आश्चर्य की अनुभूति होती है कि उस समय में शिल्पकारों ने इस प्रकार के सुंदर तक्षण कला को तराश कर भवन कैसे बनाए। तो यहीं पर हमें नेमिनाथ आबू मंदिर की प्रशस्ति मिलती है और इस प्रशस्ति के निर्माता थे तेजपाल। वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाई थे। इन्होंने लूण वसई अर्थात नेमिनाथ जी का मंदिर बनवाया था और इस प्रशस्ति में आबू, मारवाड़, सिंध, मालवा और गुजरात के कुछ क्षेत्रों पर शासन करने वाले परमार वंशी राजाओं की जानकारियां प्राप्त होती हैं। लेख में उस समय की आर्थिक, धार्मिक और प्रशासनिक उपलब्धियों की भी जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा पुरालेखीय स्रोत है चिरवा का लेख। तो देखिए, ये उदयपुर से 8 मील की दूरी पर चिरवा गांव में है। 36 पंक्तियों एवं नागरी लिपि में उत्कीर्ण इस लेख में 51 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 51 श्लोक है। और इसमें मेवाड़ के गोहिल वंशी राणाओं की, गुहादित्य द्वारा स्थापित गोहिल वंशीय राणाओं की जानकारी, इसके अलावा महाराणा समर सिंह के समय तक की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा मेवाड़ के पड़ोसी क्षेत्र मालवा, गुजरात, मरु तथा जांगला प्रदेश का राजनीतिक विवरण भी इसी चिरवा के अभिलेख में उपलब्ध होता है और इससे उस समय की जानकारियां प्राप्त होती हैं। लेख में मेवाड़ के अधिपति एकलिंग जी का भी वर्णन प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं श्रृंगी ऋषि लेख। श्रृंगी ऋषि लेख भी उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर से 6 मील दूरी पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम के पास लगा हुआ है और ये लेख भी संस्कृत भाषा में है। और श्रृंगी ऋषि लेख में मेवाड़ के महाराणा हम्मीर, क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह यानी लाखा और मोकल की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। कौन से शिलालेख में? श्रृंगी ऋषि शिलालेख में। और श्रृंगी ऋषि लेख में भीलों के सामाजिक जीवन पर भी प्रकाश डाला गया है। मेवाड़, गुजरात और मालवा के राजनीतिक संबंधों की, धार्मिक जीवन की भी जानकारी श्रृंगी ऋषि शिलालेख में मिलती है। इसके बाद आती है भाई रणकपुर प्रशस्ति। तो देखिए,
राणा कुंभा के काल में रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण दर्नक शाह ने देबाक शिल्पी से करवाया था। तो देखिए, रणकपुर के मंदिर को चौमुखा मंदिर कहते हैं। 24 मंडप, 84 शिखर और 1444 इसमें स्तंभ लगे हुए हैं। इसे स्तंभों का वन भी कहते हैं। तो देखिए, रणकपुर जो प्रशस्ति लगी हुई है, इस प्रशस्ति में बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक के शासकों का वर्णन प्राप्त होता है। और रणकपुर प्रशस्ति में महाराणा कुंभा की विजय और उनकी उपाधियों की जानकारी दी गई है। इसके बाद आती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो देखिए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में आप जानते ही हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इसकी रचयिता कुंभा के काल में शिल्पी, या इसके रचयिता जो कह सकते हैं जैता, तो उसके पुत्र नापा, पोमा और पुंजानक के द्वारा की गई थी। तो देखिए, कीर्ति स्तंभ जो बना हुआ है उस पर जो प्रशस्ति लिखी गई है, इस प्रशस्ति में हमीर, खेता, मोकल की उपलब्धियों के बाद महाराणा कुंभा द्वारा सपादलक्ष, नारायणा, बसंतपुर और आबू की विजय का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें राणा कुंभा की विजय अभियानों का विशेष विवरण मिलता है। उनके द्वारा किए गए धार्मिक व सामाजिक कार्यों का विवरण मिलता है। इस प्रशस्ति में महाराणा कुंभा को दान गुरु, राजगुरु, शैल गुरु आदि कहा गया है। इसमें कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत रास आदि का भी उल्लेख मिलता है। अर्थात यह मेवाड़ के कुंभा के व अन्य शासकों के बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण प्रशस्ति मानी जाती है। फिर हम देखते हैं रायसिंह प्रशस्ति। ये बीकानेर में है। इसमें बीकानेर दुर्ग का निर्माण रायसिंह ने करवाया था, इसकी जानकारी मिलती है। इसमें रायसिंह की काबुल, सिंध और कच्छ की विजयों का वर्णन मिलता है। इसके बाद आमेर लेख। आमेर लेख बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आमेर के कछवाहा शासकों का वर्णन है और आमेर के कछवाहा शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। और इसमें पृथ्वीराज, भारमल, भगवंत दास, मानसिंह का उल्लेख मिलता है। इस लेख में मानसिंह को भगवंत दास का पुत्र बताया गया है। तो इस प्रकार मानसिंह द्वारा जंबा रामगढ़ के प्रकार वाले जो दुर्ग का निर्माण करने का उल्लेख भी मिलता है। इसके बाद हमारे सामने आती है राज प्रशस्ति, जो महाराणा राज सिंह के काल में रणछोड़ तेलंग भट्ट द्वारा 25 बड़ी शिलाओं, 25 बड़ी काले रंग की शिलाओं पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाई गई थी। और इस प्रशस्ति में यह प्रशस्ति राजसमंद झील के पास स्थित है, इसलिए इसका नाम राज प्रशस्ति भी है, संस्कृत भाषा में है। इसमें महाराणा सांगा, कुंभा, प्रताप आदि की उपलब्धियों का वर्णन है। इसके अलावा हल्दी घाटी युद्ध में शक्ति सिंह की भूमिका का जो वर्णन है, महाराणा प्रताप के भाई अरे नीले घोड़े राजश्वार
वर्ड सुना होगा आपने। तो उस शक्ति सिंह के बारे में और वर्णन दिया हुआ है। इसी तरह इसमें महाराणा अमर सिंह जहांगीर के मध्य मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन, कर्ण सिंह और शाहजहां के मैत्रीपूर्ण संबंधों का वर्णन एवं महाराणा राज सिंह के काल में जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कार्य किए गए थे एवं जो विजय थी उसका वर्णन है वो दिया गया है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर कई फारसी लेख मिलते हैं और फारसी भाषा का सबसे पुराना लेख अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े की गुंबद की दीवार के पीछे लगा हुआ है और जिसमें मस्जिद के निर्माण आदि के बारे में जानकारी मिलती है। चित्तौड़ में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का लेख मिलता है। इसके अलावा चित्तौड़ में 1325 में एक लेख दाइबी पीर की दरगाह में मिलता है और इस लेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है। तो इस तरह हमारे यहाँ पर जिस समय सल्तनत काल था उस समय में फारसी भाषा में भी कई लेख लिखे गए थे, तो उनसे भी इतिहास जानने की जानकारी प्राप्त होती है। धन्यवाद।